तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं कुछ मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि टेस्ट संख्या 12 का है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन है सिलेक्टेड क्वेश्चन है, खासकर आने वाले एग्जाम रेलवे लोको पायलट, ग्रुप डी टेक्नीशियन, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और बिहार एसएससी का भी एग्जाम होने वाले हैं। तो सभी एग्जामों के लिए मोस्ट वीवीआई है। दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखें। एक बात और दोस्तों, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं वो आप आसानी से देख सकें। और दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू किया जाए। तो आज का पहला सवाल है, जल में ध्वनि का चाल कितना मीटर प्रति सेकंड होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1483 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन सी सही आंसर है। और ऑप्शन ए में दिया गया 332 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों यह जो है हवा में ध्वनि का चाल, यदि एग्जाम में पूछा जाए कि हवा में ध्वनि का चाल कितना होता है तो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। और समुद्री जल में ध्वनि का चाल कितना होता है? दोस्तों समुद्री जल में ध्वनि का चाल 1533 मीटर प्रति सेकंड होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है जल में ध्वनि का चाल कितना मीटर प्रति सेकंड होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1483 मीटर प्रति सेकंड। अगला सवाल है, अल्कोहल कितना डिग्री पे जमता है? अल्कोहल कितना डिग्री पे जमता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी -115 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों -115 डिग्री सेल्सियस पे अल्कोहल जमता है। और जल कितना डिग्री सेल्सियस पे जमता है? तो आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। और पारा जो है वो -39 डिग्री सेल्सियस पे जमता है, जो कि ऑप्शन बी में दर्शाया गया है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है अल्कोहल कितना डिग्री पे जमता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी -115 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है, बर्फ़ का गुप्त ऊष्मा कितना होता है? तो दोस्तों बर्फ़ का गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए सही आंसर है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। और ऑप्शन बी में दिया गया है 540 कैलोरी प्रति ग्राम। दोस्तों यह जो है यह जल का गुप्त ऊष्मा है। पूछा जाता है एग्जाम में कि जल का गुप्त ऊष्मा कितना होता है, तो आंसर हो जाएगा 540 कैलोरी प्रति ग्राम, या कहीं कहीं 536 कैलोरी प्रति ग्राम भी देता है। और ऑप्शन सी में जो दर्शाया गया है 2100 जूल प्रति केजी प्रति केल्विन, यह जो है बर्फ़ का विशिष्ट ऊष्मा 2100 जूल प्रति केजी प्रति केल्विन होता है। और जल का विशिष्ट ऊष्मा 4200 जूल प्रति केजी प्रति केल्विन होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है बर्फ़ का गुप्त ऊष्मा कितना होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किसके कारण जल में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? महा वीवीआई क्वेश्चन है, किसके कारण जल में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपवर्तन के कारण। दोस्तों अपवर्तन के कारण ही जल में पड़ा हुआ सिक्का अपने सतह से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। और जल में अपवर्तन के कारण ही जल में पड़ा हुआ छड़ी या छड़ टेढ़ा दिखाई देता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, जब नीला और पीला को मिलाया जाता है तो कौन सा रंग बनता है? जब नीला और पीला को मिलाया जाता है तो कौन सा रंग बनता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सफ़ेद। जब नीला और पीला रंग को मिलाते हैं तो सफ़ेद रंग बनता है। और जब नीला और पीला रंग को मिलाते हैं तो सफ़ेद रंग बनता है। और जब हरा और लाल को मिलाते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है जब हरा और लाल रंग को मिलाया जाता है तो कौन सा रंग बनता है? तो दोस्तों जब हरा और लाल रंग को मिलाया जाता है तो पीला रंग बनता है। और जब हरा और नीला को मिलाया जाता है तो पीकॉक नीला बनता है। और जब लाल और नीला को मिलाया जाता है तो मैजेंटा बनता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है जब नीला और पीला को मिलाया जाता है तो कौन सा रंग बनता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सफ़ेद रंग। अगला सवाल है, दूरदृष्टि दोष होने का क्या कारण है? तो दोस्तों दूरदृष्टि दोष होने का प्रमुख कारण है लेंस का गोलाई कम हो जाता है और लेंस की फोकस बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता घट जाती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल। क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिया गया है दूरदृष्टि दोष होने का क्या कारण है, तो यहाँ पे दूरदृष्टि होने का प्रमुख 3 कारण है। पहला है लेंस गोलाई कम हो जाना, और दूसरा है लेंस की फोकस बढ़ जाना, और तीसरा है लेंस की क्षमता घट जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल। अगला सवाल है, दीवान एवं बंदगान कैसा विभाग है? तो दोस्तों दीवान एवं बंदगान जो है वो दास विभाग है, जो कि ऑप्शन डी में दर्शाया गया है। ऑप्शन डी सही आंसर है। और ऑप्शन ए में दिया गया दान विभाग। तो दोस्तों दान विभाग जो है दीवान एक खैरात दान विभाग कहलाता है। और कृषि विभाग जो है दीवान एक कोही कृषि विभाग कहलाता है। और दीवान ए इस्तिहाक वो पेंशन विभाग कहलाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दीवान ए बंदगान कैसा विभाग है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दास विभाग। ऑप्शन डी में जो दिया गया है दास विभाग वो सही आंसर है। अगला सवाल है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
16 अक्टूबर। और ऑप्शन ए में दिया गया 21 जून। तो दोस्तों 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को। और दोस्तों 21 अक्टूबर जो दिया गया है, 31 अक्टूबर, ऑप्शन डी में जो दिया गया है 31 अक्टूबर। तो दोस्तों 31 अक्टूबर को विश्व तंबाकू रोधी दिवस मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 31 अक्टूबर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16 अक्टूबर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में मनाया गया? किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2016 को। दोस्तों 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में मनाया गया, और 2003 को अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष के रूप में मनाया गया, और 2004 को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष के रूप में मनाया गया, और 2015 को ऑप्शन सी में जो दर्शाया गया 2015, इसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में मनाया गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2016 को। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी की समाधि स्थल कहाँ है? तो दोस्तों इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शक्ति घाट। दोस्तों शक्ति घाट जो है इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। और ऑप्शन ए में दिया गया शांति वन, यह जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। और एकता स्थल जो ऑप्शन सी में दिया गया है एकता स्थल, तो दोस्तों एकता स्थल जो है ये ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल है। और समता स्थल जो दिया गया है ऑप्शन बी में, यह जगजीवन राम का समाधि स्थल है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है इंदिरा गांधी के समाधि स्थल कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शक्ति घाट। अगला सवाल है, निर्मल हृदय किसका उपनाम है? तो दोस्तों निर्मल हृदय जो है वो मदर टेरेसा का उपनाम है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मदर टेरेसा। और एनी बेसेंट का उपनाम है माता वसंत। माता वसंत के नाम से किसे जाना जाता है, तो एनी बसंत को। और सरोजनी नायडू को भारत का कोकिला कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का कोकिला किसे कहा जाता है, तो सरोजनी नायडू को। और ऑप्शन सी में जो दिया गया है लता मंगेशकर। दोस्तों लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। स्वर कोकिला किसे कहा जाता है, तो लता मंगेशकर को। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है निर्मल हृदय के नाम से किसका उपनाम है, निर्मल हृदय किसका उपनाम है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन डी मदर टेरेसा को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा पुस्तक विक्रम सेठ द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुटेबल बॉय। सुटेबल बॉय जो है वो विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। और ऑप्शन ए में दिया गया संसद उपनिषद। संसद उपनिषद जो है एम.एफ. हुसैन द्वारा लिखा गया है। और लज्जा जो है तस्लीमा नासिर के द्वारा लिखा गया है। और डिवाइन कॉमेडी जो है ये दांते के द्वारा लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा पुस्तक विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुटेबल बॉय। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हॉकी। हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। और पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी ही है। और दोस्तों क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। और सांड युद्ध जो है वो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। और जूडो जो ऑप्शन डी में दिया है जूडो, ये जापान का राष्ट्रीय खेल है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हॉकी। अगला सवाल है, भारत का प्रथम राज्य जिसे खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम जो है भारत का प्रथम राज्य है जिसे खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। अगला सवाल है, ऑपरेशन दुर्गा का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों ऑपरेशन दुर्गा का संबंध है हरियाणा से। और ऑपरेशन दुर्गा इसलिए चलाया गया था क्योंकि मनचले व्यक्ति के ऊपर काबू पाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम रखा गया था दुर्गा ऑपरेशन दुर्गा। और इसका संबंध किस राज्य से है, तो हरियाणा राज्य से। ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का शुरुआत किस राज्य से किया गया था? तो दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की शुरुआत किस राज्य से किया गया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का शुरुआत किया गया था। और दोस्तों इसका प्रमुख उद्देश्य है कि सभी गरीब व्यक्तियों के घर में मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन दिया जाए। और दोस्तों हाल ही में दिल्ली में यह योजना का शुरुआत किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का शुरुआत अभी वर्तमान में कहाँ किया गया है, कुछ दिन पहले, तो दिल्ली में। आंसर हो जाएगा दिल्ली में। लेकिन प्रथम बार पूछा जाए कि प्रथम बार जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का शुरुआत किस राज्य से किया गया था, तो उत्तर प्रदेश से। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। अगला सवाल है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई?
तो दोस्तों कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 में आई थी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1960 में। और 1946 में सर्वप्रथम कंप्यूटर का खोज किया गया था। और 1984 में जो है वो भारत में कंप्यूटर के क्षेत्र में नई नीति की घोषणा की गई थी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में कंप्यूटर के क्षेत्र में नई नीति की घोषणा कब की गई थी, तो 1984 ईस्वी में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1960 ईस्वी में। अगला सवाल है सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है। तो दोस्तों सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग हो जाएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। और हमिंग बर्ड जो है वो सबसे छोटा पक्षी है। पृथ्वी का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो हमिंग बर्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है पृथ्वी का सबसे यानी कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग। और अबाबिल जो है तीव्रतम पक्षी है। और एमू एवं कीवी जो है दोस्तों यह जो है ना उड़ने वाली पक्षी के अंतर्गत आती है, एमू और कीवी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग। अगला सवाल है प्लाज्मा का कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7% भाग। दोस्तों प्लाज्मा का 7% भाग प्रोटीन होता है, जबकि 0.9% भाग लवण होता है और 0.1% भाग ग्लूकोज होता है। और ऑप्शन डी में जो 90% दिया गया है, तो ये प्लाज्मा का 90% भाग जल होता है। लेकिन पूछा जाए कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो दोस्तों रक्त का 55 से 60% भाग प्लाज्मा होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है प्लाज्मा के कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7% भाग। अगला सवाल है एक वयस्क बालक का दैनिक भोजन में कितना मिलीग्राम आयरन लेना चाहिए। तो दोस्तों एक वयस्क बालक को अपने दैनिक भोजन में 25 mg यानी कि 25 मिलीग्राम आयरन लेना चाहिए। ऑप्शन ए सही आंसर है। और एक वयस्क बालिका को 35 mg प्रतिदिन आयरन लेना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में दर्शाया गया है। और ऑप्शन सी में जो दर्शाया गया है 20 mg। दोस्तों यह प्रत्येक मनुष्य को यानी कि 20 मिलीग्राम आयोडीन प्रत्येक दिन लेना चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति को 1 ग्राम पोटेशियम डेली लेना चाहिए भोजन के रूप में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है एक वयस्क बालक का दैनिक भोजन में कितना मिलीग्राम आयरन लेना चाहिए, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया रोग हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो दोस्तों मलेरिया रोग जो है हमारे शरीर के आरबीसी या तिल्ली को प्रभावित करता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तिल्ली एवं आरबीसी। और अस्थि मज्जा जो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो दोस्तों कालाजार बीमारी जो है वो अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। और पायरिया बीमारी जो है वो मसूड़ा को प्रभावित करता है। और पीलिया और हेपेटाइटिस बी जो होता है हेपेटाइटिस बी वह लीवर को प्रभावित करता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है मलेरिया रोग हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तिल्ली एवं आरबीसी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है बीसीजी टीका का खोज किस वैज्ञानिक ने किया। तो दोस्तों बीसीजी टीका का खोज यूरिन कालमेट ने किया था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूरिन कालमेट। और दोस्तों ऑप्शन डी में जो दिया गया बेटिक, दोस्तों बेटिक जो है यह इंसुलिन का खोज किया था। और ऑप्शन सी में जहाँ बी लिखा गया है माफ़ कीजिएगा, तो दोस्तों यूएन ब्रह्मचारी जो है यह जो है कालाजार टीका का खोज किया था। और रॉबर्ट कोच जो है वह टीबी बैक्टीरिया का खोज किया था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है बीसीजी टीका का खोज किसने किया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूरिन कालमेट। अगला सवाल है नींबू में कौन सा आम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन। क्योंकि ऑप्शन में साइट्रिक अम्ल नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे आंसर नन होगा। और एसिटिक अम्ल जो ऑप्शन ए में दिया गया है, दोस्तों एसिटिक अम्ल जो है वो किस में पाया जाता है, तो दोस्तों एसिटिक अम्ल जो है वो सिरका में पाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और टार्टरिक अम्ल जो है वो इमली में पाया जाता है। और मेथोनोइक अम्ल जो है वो चींटी और बिच्छू के डंक में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दोस्तों खट्टे फल में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन। क्योंकि ए बी सी में जो है ऑप्शन इन तीनों ऑप्शन में कोई आंसर मैच नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन। अगला सवाल है मानव शरीर में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो दोस्तों मानव शरीर में ऑक्सीजन
65% पाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 65%। और 3% जो है नाइट्रोजन पाया जाता है, और हाइड्रोजन जो है 10% पाया जाता है, और कार्बन जो है 18% पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है मानव शरीर में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 65%। ऑप्शन डी सही आंसर है, 65% सही आंसर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, और दोस्तों मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में जो है कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन ही होगा। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया है। यदि पूछा जाए कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन। अगला सवाल है, हृदय का वजन कितना होता है। दोस्तों हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 300 ग्राम। और ऑप्शन ए में जो दिया गया है 0.6 ग्राम, यह पीयूष ग्रंथि का वजन है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, और ये हमारे शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि है जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है। और ऑप्शन बी में दिया गया है 140 ग्राम। तो दोस्तों 140 ग्राम जो है यह किडनी या वृक्क का वजन है 140 ग्राम। तो कहीं कहीं 150 ग्राम भी देता है। तो पहला ऑप्शन यदि 140 रहे तो 140 सही होगा, क्योंकि ल्यूसेंट में 140 ग्राम दिया है और एनसीईआरटी बुक में भी 140 ग्राम दिया है, लेकिन कहीं कहीं 150 ग्राम भी देता है। तो यदि ऑप्शन में 140 ग्राम ना रहे तो आप 150 ग्राम सही आंसर देंगे। और ऑप्शन डी में दिया गया है 1400 ग्राम। तो दोस्तों 1400 ग्राम जो है वो मस्तिष्क का वजन है। पूछा जाता है एग्जाम में कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 1400 ग्राम होता है। और कहीं कहीं 1350 ग्राम भी देता है, लेकिन 1400 ग्राम सही आंसर है। यदि 1400 ग्राम ऑप्शन में ना रहे तो आप 1350 भी सही आंसर दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है हृदय का वजन कितना होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 300 ग्राम। और दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ आप आसानी से देख सकें। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।